प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्फे के दौरान एक अफसोसनाक खबर कोयटा से और कोयटा सलीम कॉम्प्लेक्स जिना रोड बम ब्लास्ट की वजह से 12 अफराद जख्मी और 2 शहीद हुए। अफसोसनाक खबर है और इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। अब चूँकि पूरे बलूचिस्तान से दहशत गर्दी का किला कमा हो चुका है और छोटे छोटे जो इस तरह की जो लोग हैं, चंद अनासर हैं जो माहौल ख़राब कर रहे हैं और इस तरह के ब्लास्ट करके आम आवाम के दिलों में खौफ हरास बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए पैगाम हमारा ये है कि आप जितनी मर्जी ये इस तरह की चिंगारियाँ लगाएं, लेकिन हम वहाँ पे शम्मा जलाते रहेंगे। और उसकी ख़ास बात यह है कि इस वक्त पी स्टूडियो में हमारे साथ बलूचिस्तान से मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और आप किसी भी तरह बलूचिस्तान के अवाम के दिलों में ये खौफ नहीं बिठा सकते। बलूचिस्तान के अवाम, पाक फोर्सेस के जवान हमेशा कुर्बानियाँ देते आए हैं, कुर्बानियाँ देते रहेंगे और दुश्मन जब तक आखिरी दुश्मन और उनके जो दुश्मनों के जो आलाकार हैं उनका खात्मा नहीं हो जाता तब तक सुख का सांस नहीं लेंगे। और आप कि ये छोटे मोटे धमाके और इस तरह की एक्टिविटीज़ ना तो हमारी सिविलियन क़यादत को, ना हमारी अस्करी क़यादत को नुकसान पहुंचा सकती हैं और ना ही उनके जज्बे को कम कर सकते हैं। सिविलियंस हमेशा पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े रहे, कुर्बानियाँ देते आए हैं और हमेशा देते रहेंगे। लेकिन आपको और आपकी जो ये सोच है इसको नेस्तो नाबूद करेंगे। किस तरह देखते हैं कुतुब साहब, खासतौर पर इस तरह के ब्लास्ट अवाम का जो जज्बा है, अवाम की जो और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान की जो तरक्की है उसकी राह में रुकावट नहीं बन सकते? और बलूचिस्तान के अवाम हमेशा सामने खड़े हुए इस तरह की जो ये तो अब तो बहुत कम हो गई, बलूचिस्तान ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, बलूचिस्तान के अवाम ने कुर्बानियाँ दी हैं, और इस तरह के ब्लास्ट की हम मजम्मत भी करते हैं, आप क्या कहेंगे? सबीर साहब, मैं बिल्कुल भरपूर मजम्मत करता हूँ। ये जो वाक़यात है इनको हम 2000 जो सन 2000 के और 2021 के दरमियान हमने जो देखा है, जो झेला है, जो बर्दाश्त किया है, तब भी हमारे हौसले बुलंद थे और आज भी हमारे हौसले बुलंद हैं। और हम इंशाल्लाह अपने फोर्सेस और अपने जो हमारे लोग जो कुर्बानियाँ देते रहे, इनके कुर्बानियों को कभी नज़रअंदाज नहीं करेंगे और इंशाल्लाह ऐसे अनासिर को हम भरपूर डट के हर फोरम पे जो है हर फोरम पे मुकाबला बिल्कुल इन हर फोरम पे मुकाबला करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद अली खान मौजूद हैं। मोहम्मद अली, आप चूँकि खुद चमन से हैं, बड़ा दूर दराज इलाका है और चमन बॉर्डर बड़ी फेमस भी है, फैंसी का काम हो गया वहाँ पे, वहाँ के जो इश्यूज़ हैं। और ख़ासतौर पे मैं सबसे पहले ये जो ब्लास्ट हुआ है इसकी हम मजम्मत करते हैं, आप इस के हवाले से क्या कहेंगे? और दूसरा, फोर्सेस के साथ सिविलियन का जो कम्बिनेशन है, जो शाना बशाना खड़े हैं, हमने अब देखा वहाँ के इश्यूज़, आपके चमन के एरिया के क्या इश्यूज़ हैं और 2021 कैसा रहा चमन वालों के लिए, बलूचिस्तान वालों के लिए? मोहम्मद अली खान, मोहम्मद अली आप मोहम्मद अली खान साहब को हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही। खालिद गर्देजी साहब, मैं चाहूँगा कि आखिरी पॉइंट आपसे किस तरह देखते हैं इस वाक़े को, और ख़ासतौर पे चूँकि ओवरऑल अगर हम देखें बलूचिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है, बलूचिस्तान को 2021 और 2022 में आप कहाँ देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आप ठीक कर रहे हैं कि ईरान और अफगानिस्तान के साथ जो तवील सरहद है उसको महफूज बनाने के लिए वहाँ पे बड़ा काम हुआ है और गैर कानूनी ट्रेड जो है ना उसको कंट्रोल करने में आसानी हुई है। ये वाक़ा जो है जो आज पेश आया अभी, जिसमें 2 शहादतें हुई हैं और कुछ कैजुअलिटीज़ हैं, ये काबिल मजम्मत ही नहीं बल्कि ये ऐसा स्पिरिट पैदा कर रहा है जो लोगों को मिलिट्री को लोगों के साथ खड़ा करने में मदद भी कर रहा है। दूसरे अल्फाज में हमने खुद देखा कि वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ की जो हमारी फोर्सेस हैं वो शाना बशाना है और चूँकि बड़ा एक मुश्किल मुल्क है और मुश्किल इलाका और तवील सरहद है, और इस सारे तनाज़र में जब हम देखते हैं वहाँ के लोगों की एफर्ट्स को तो हमारा दिल जो है ना वो दिल बाग बाग हो जाता है और उनकी कुर्बानियों को किसी भी तौर पर रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। ये पूरे पाकिस्तान का मसला है और पूरे पाकिस्तान इसको देख रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद खालिद गर्देजी साहब, अपने प्रोग्राम में वक्त दिया और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान के हवाले से और पूरे पाकिस्तान के हवाले से बात करें, कश्मीर की बात करें तो फोर्सेस अपना काम कर रही हैं और सिविलियन उनके साथ खड़े हैं। 2021 बलूचिस्तान की खुशहाली का, अमन अमान की बहाली का साल है,
تو 2022 انشاءاللہ بلوچستان میں صحیح معنوں میں ترقی اور جس طرح سی پیک گوادر گیم چینجر منصوبے ہیں اس سے محمد علی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں دوبارہ. محمد علی کس طرح دیکھتے ہیں خاص طور پہ چمن کے کیا ایشوز ہیں اور جو آج افسوسناک واقعہ ہوا اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ تھینک یو ظفیر بھائی, مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ کے چینل کے توسط سے مجھے یہ سیڈ انفارمیشن ملا. اس کے علاوہ میرے گھر چونکہ میں چمن پہ ہوں, اب سے کوئی 1 گھنٹہ پہلے ایک سیکیورٹی اہلکار کو بھی کسی ان نون پرسن نے شوٹ کرنے کی کوشش کی, گولی ان کے پاؤں پہ لگی ہے مگر الحمدللہ وہ زندہ ہے. تو اس طرح کی جو دشمن کی یہ جو حالات ہے جو بلوچستان میں انہوں نے پیدا کیا ہے, 5th جنریشن یا ہائیبریڈ وار ہم اس کو کہتے ہیں. جی جی. تو یہ جو ہمارے دشمن ہے اس میں ہم یہ کبھی یہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے. ظفیر بھائی جو بلوچستان یا میں چمن کی بات کر رہا ہوں یا بلوچستان کی میں اوور آل بات کرتا ہوں, یہ صرف 4 کور ایشوز ہے, انرجی کے, واٹر کے, گورننس کے اور پولرائزیشن کے. دیکھیں ظفیر بھائی, اگر ان 4 جو کور مسئلے ہیں ان کے علاوہ ایک جو مسئلہ ہے اچھے سیاسی جو قیادت ہے, بلوچستان کو اس چیز کی ضرورت ہے. چونکہ میں بارڈر پہ تھا, مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا کتنے لوگ جو آؤٹ سائڈر ہے وہ بلوچستان میں کس طرح گھسنے کی کوشش کرتا ہے, کس طرح وہ یہاں پہ آلات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. مگر الحمدللہ جو ہمارے فورسز ہے اس کے حائل میں وہ سب سے بڑی ایک رکاوٹ احرام ہے. تو ہم جو ہے نا بلوچستان کے لوگ شانہ بشانہ کھڑے. ظفیر بھائی کچھ میڈیا کے جو رپورٹ ہے وہ منفی آ رہے ہیں مسنگ پرسن کے حوالے سے, اس کے علاوہ اور بھی جو گورننس ہے اس حوالے سے. دیکھیے آج میں ایک بک پڑھ رہا تھا ایمنسٹی انٹرنیشنل کا, ایک وہاں پہ ان کا ایک پکچر تھا. اس پکچر کے مطابق سری لنکا ایک بہت چھوٹا ملک ہے. سری لنکا میں تقریباً 1 لاکھ لوگ جو ہے نا 1980 سے غائب ہے, مس ہے. اس کے علاوہ نیو یارک ٹائم کے مطابق میکسیکو میں 1,20,000 لوگ جو ہے نا وہ غائب ہے. تو جو بلوچستان کے مسنگ پرسن کا ایشو ہے یہ بہت بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا گیا ہے. صرف 428 کیسز ہے جو یہ لوگ اتنے بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ ہے, انسرجنسی ہے, یہ ہے, وہ ہے. اصل میں ظفیر بھائی کچھ لوگ باہر بیٹھے ہیں, وہ لوگوں کو بلاتے ہیں الیگل طریقے سے یورپ. تو یہ لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں تو ان کے گھر والے کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا بندہ جو ہے نا مس ہو گیا. اصل میں اور کچھ نہیں ہے ظفیر بھائی. اس صوبے کے جو سیاسی قیادت ہے یہ اگر اسمبلی جائے اس چیز کے لیے کہ یہ قانون سازی کرے بجائے اس کے کہ یہ لوگ جو بجٹ یوٹیلائز کرتے ہیں, تو میرے خیال میں جو بلوچستان کے حالات ہے وہ صحیح ہو جاتے ہیں. اور جو اس وقت جو 2021 میں بجٹ پیش ہوا ہے 570 بلین کا, ظفیر بھائی یہ بہت بڑی جو ہے نا ایک بجٹ ہے اور اچھا خاصا اماؤنٹ ہے. اگر یہ پراپر طریقے سے یہی بجٹ کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کیا گیا کہ جو میں نے 4 آپ کو ایشوز بتائے, انرجی کے, واٹر کے, گورننس کے اور پولرائزیشن, تو یہ چاروں کے چاروں مسئلے ہمارے حل ہو جاتے ہیں. تو اس وقت مشکل یہ ہے کہ سیاسی قیادت جو ہے نا وہ اس لیے اسمبلی جاتے ہیں کہ وہ وہاں پہ بجٹ کو یوٹیلائز کرے. بالکل سیاسی قیادت کو فوکس کرنا ہوگا تاکہ بجٹ یوٹیلائز ہو سکے اور جو ڈیولپمنٹس کے کام رکے ہوئے ہیں وہ کام ہو سکیں. اور خاص طور پہ جب ہم اس پورے سینیریو کی بات کرتے ہیں اور ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سویلین کا کردار بہت ضروری ہے. فائزہ میر صاحبہ, میں چاہوں گا بریک پہ جانے سے پہلے آپ کا ایک پوائنٹ لے لوں. خواتین کی جو تعلیم ہے, خواتین ہمیں بلوچستان میں ہم نے دیکھا کہ بہت پڑھی لکھی ہیں ماشاءاللہ سے, اور بڑی زبردست ان کی بلوچستان کی ترقی میں اور سوشل سیکٹر میں ان کا کردار بڑا اہم ہے. کس طرح دیکھتی ہیں خواتین کو, اور خاص طور پہ چھوٹا سا چونکہ بلوچستان یونیورسٹی اس وقت بند ہے, پروٹیسٹ ہو رہا ہے, ہماری ان سے بھی گزارش ہے کہ اس معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہوں تاکہ تعلیم کا سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. کس طرح کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں بلوچستان کی خواتین تعلیم کے میدان میں؟ ظفیر, میں سمجھتی ہوں کہ چونکہ بلوچستان اپنا جیو اسٹریٹجک امپورٹنس بہت اہم ہے اس کی, اور لوگوں کی بری نظر بھی ہے اس پر, تاکہ پاکستان کا 43% ہے, تو اگر بلوچستان ڈسٹرب ہوگا تو پاکستان کی آدھا جو جسم ہے
वो डिस्टर्ब बिल्कुल। होगा। तो जब ऐसा सूरत हाल होगी तो आप ये देखें कि जो दुश्मनों की बुरी नजर है वो घरों तक पहुंची हुई है, जहनों तक पहुंची हुई है, अखबारों के जरिए और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के जरिए। जफीर, आप ये जानते हैं एक इंफॉर्मेशन होती है और एक होती है मिस इन्फॉर्मेशन, जी जी, जो अली डिस बात कर रहे इंफॉर्मेशन, थे। यस। मैं समझती हूँ जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है, जो ड्यू इंफॉर्मेशन है और जो दुरुस्त इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक नहीं पहुंच रही। आप यकीन करें, अक्टूबर 2020 में प्रोविंशियल कैबिनेट ने जो बलूचिस्तान जेंडर इक्वालिटी वुमेन बिल एम्पावरमेंट पॉलिसी अप्रूव की थी 2020 और 2024 की, मैं नहीं समझती कि इसके ऊपर बाकी सूबों में इतनी पेशरफ्त हुई हो कि जितनी के बलूचिस्तान में इस पर इतनी पेशरफ्त हुई है। और जो एसडीजीज में 5th एलिमेंट है जो रिलेट करता है जेंडर इक्वालिटी पे, जी बिल्कुल। जफीर बहुत एक्सटेंसिव लेवल पर बलूचिस्तान में उससे काम हुआ है। और हर सेक्टर में पूछा जाता है कि आपके एरिया में, आपके ऑफिसेज में कितनी फीमेल काम करती हैं। आप यकीन करें, अगर मैं रीसेंट हिस्ट्री में जाऊं तो मैं ये देखती हूँ कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एक बस थी, ठीक। 15 साल पहले एक फीमेल के लिए बस थी। आज 14 बसेस हैं। कल अगर आप 15-20 इयर्स बैक जाते हैं, आपको हर डिपार्टमेंट में एक या दो फीमेल स्टूडेंट नजर आती थी। ठीक। और कुछ वालिदैन बच्चियों को घर से निकलने के लिए रोकते थे। ये इंडिकेटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि तब्दीली आ रही है, चेंज हो रहा है। बिल्कुल चेंज हो आज रहा है और आप अच्छी बात है जिस फायजा मीर, आप जिस 50 जी जी। जफीर 54 डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट में आपको 30 से 40% फीमेल स्टूडेंट्स नजर आएंगी। बहुत अच्छा साइन एंड है आई और एम सो ये ग्लैड चूंकि अबाउट इट। एक खवातीन का पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है और बलूचिस्तान इस मामले में हमें आगे नज़र आ रहा है और बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक के बाद हम बलूचिस्तान के हवाले से मज़ीद बात करेंगे कि बलूचिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। 2021 गुजर गया और बलूचिस्तान में अमन अमान बहाल हो चुका है, बलूचिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा है। 2022 बलूचिस्तान के लिए क्या क्या खुशखबरियाँ लेकर आ रहा है और 2022 के चैलेंजेस क्या होंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।